मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि अब आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ हो चुका है। ये मतलब किस तारीख को एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में आपका चलेगा, ठीक है। तो आप अपने देखिए, अब आप अपनी तैयारी को बढ़िया मन से के साथ कीजिए ताकि इस बार आपका जो है मतलब सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए, हम इसमें क्या करेंगे ना, रोज़ एक प्रीवियस ईयर का पेपर कराते रहेंगे, ठीक है। देखिए, हम चाहते तो आंसर की से भी ला सकते थे, लेकिन क्वेश्चन वहाँ बढ़िया से नहीं दिख पाता। तो हम यहाँ टेक्स्ट बुक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए ये 10 जनवरी का जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। 10 जनवरी से ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2023 में, ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। देखिए, यहाँ देखिए, एक भी क्वेश्चन हम बनाए नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है 20 मिनट का ही टाइम देता है। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन समझाना मतलब समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम अटेम्प्ट ले लिए हैं। यहाँ से हम सोल्यूशन में जाकर आपको आसानी से धीरे धीरे करके पूरा क्वेश्चन को समझाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें देखिए, हम वो जो बुक है अंकित सर का न्यू एसएससी जीडी का, जो कि आपको दिख रहा है, उसे भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। मतलब उस बुक में हम एवरेज चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर को कवर, परसेंटेज चैप्टर में आधा कवर कर लिए हैं और एवरेज चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो उस बुक को भी जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, इसमें हम एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 10 जनवरी का शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। अगर हम चाहते आंसर की से देखिए करना ठीक रहता, लेकिन वहाँ आपको क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख पाता, इसलिए हम टेक्स्ट बुक से किए हैं, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूरा इजीली बढ़िया से दिखेगा। और अगर आपके पास देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना बनाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम इसमें मैथ का जो भी जितना भी 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। तो पर डे कोशिश करेंगे कि एक टेस्ट मॉक टेस्ट हम लगा दें, ठीक है। तो इसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। और पूरा समझते हुए भी चलेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा स्टार्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब किस तरह से क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहले आप टेस्ट को दीजिए, आपका जितना सही होता है उसे आप एनालाइज कीजिए एक बार। और कोई भी प्रश्न आपको ऐसा होता है कि जिसमें दिक्कत आती है और चाहे जो थोड़ा लॉन्ग आपको लग रहा है, आप यहाँ से आकर देख सकते हो सकता है आपका मेथड और हमारा मेथड थोड़ा अलग हो और सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और पूरा 20 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम, अटेम्प्ट इसलिए ले लिए हैं कि आपको मतलब समझाने में आसानी पड़े, क्योंकि इसमें जो है 20 मिनट का ही टाइम देता है और 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन को बनाना आसान नहीं है, मतलब समझाते हुए बनाना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपया है। देखिए समझिए, एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है। आप इसे एकदम इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन फिक्स पूछेगा, ठीक है। और देखिए, इसमें जो रिलेशन होता है क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। और अनुपात में होता है 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए, सी के बाद डी आता है, तो इसलिए सीपी में डिस्काउंट को घटाएंगे। और प्रॉफिट होगा तो हम जोड़ का साइन लेंगे, मतलब प्लस का साइन लेंगे, और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ हमें क्या हो रही है, तो 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 100 में हम क्या करेंगे, 20 ऐड करेंगे, 100 और प्लस 20, ठीक है। और रेशियो में हो जाएगा कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, तो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। रेशियो क्या आ गया, 2:1। अब हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य दिया है कितना, 2 का वैल्यू दिया है 2400, अंकित मूल्य हमारा दे दिया है 2400। तो हमसे क्रयमूल्य पूछ रहा है, क्रयमूल्य का भुगतान यानी कि 1 का वैल्यू, जब 2 का वैल्यू 24 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 रुपया जो हो जाएगा हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन 2 नंबर 1200 हमारा करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए। इस रिलेशन को आप जरूर ध्यान में रखिए। एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, रेशियो में होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो उस बुक को हम जब उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर, मतलब प्रैक्टिस पर और बुक पर दोनों को आप कवर कीजिए। आपका मैथ और रीजनिंग में ऐसा सब्जेक्ट है जीडी में जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा और तब जाकर आपका सिलेक्शन का चांस मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बार का कट ऑफ तो देख ही चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वो 16 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति बताना है। देखिए, जब हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। इस फॉर्मूला का आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस पर हम पुट करते हैं 2 इंटू s1 कितना है, तो 64 किलोमीटर पर आवर, और s2
S2 कितना है, तो 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब 64 किलोमीटर की गति से एक स्कूटर निश्चित दूरी तय करता है, और 16 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चालक प्रारंभिक स्थान पर, मतलब जितना जाता है उतना वापस आ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2s1 बाई s1 + s2। अब s1 और s2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 70 10 80 80 हो जाएगा। 16 से इसको कटाइए 5, अब देखिए 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 64 दूनी 128, 128 अब बटे में 5। अब चाहिए तो भाग देकर देख सकते हैं 5 से, नहीं तो इसको 10 बना दीजिए। ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 256 और नीचे में हो जाएगा 5 दूनी का 10। अब आसानी हो गया, आसानी क्या हो गया, जब 10 में हम 256 से भाग देंगे, 256 में जब 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 25.6, 25.6 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें जब डिस्टेंस हमारा सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2s1 बाई s1 + s2, ठीक है। तो अगर एक और बात ध्यान रखिए कि दूरी बराबर जो होता है हमारा, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। चाल गुने समय बराबर हमारा दूरी होता है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए 5 महिलाएं, दोनों जगह वर्क जो हमारा बराबर है, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। 5 महिला कितना दिन में कार्य को कर रही है, 8 दिन में, यानी कि मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 8 बच्चे जो है, 8 चिल्ड्रन कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कटाइए, 5 से कटाएंगे तो 2, 8 से इसको कटा दिए, यानी कि वोमेन और बराबर क्या हो जाएगा 2c चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि वोमेन रेशियो चिल्ड्रन का जो अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि 2 महिला और 4 बच्चे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कहीं भी मान पुट करने पर हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, तो हम इसमें मान पुट करते हैं। तो 5 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 2, इंटू कितना दिन में कार्य कंप्लीट करिए 8 दिन में, तो ये हमारा टोटल कार्य आ गया। बटे में हमें क्या पूरा कार्य को कितना दिन में कितने किसके साथ कंप्लीट करना है, तो 2 महिला और 4 बच्चे हैं। तो 2 महिला का एफिशिएंसी कितना है, 1 महिला का एफिशिएंसी है 2, तो 2 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, अब प्लस 4 बच्चे हैं, 1 बच्चे का एफिशिएंसी है 1, तो 4 बच्चे का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 गुने 1। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको देखिए 8 दूनी 16, 16 5 80 लिख सकते हैं। अब बट्टे में 4 और 4 8, 8 हो जाएगा। कटाइए तो कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 10 दिन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में। ये हमारा जो क्वेश्चन है 10 दिसंबर के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। उसी तरह हम टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें 76 शिफ्ट है, तो टोटल 76 शिफ्ट को करेंगे। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और एक बात और आपसे बता देते हैं कि जो अंकित सर का न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का, उसे भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो लंब वृत्त बेलन का व्यास कितना है, तो डी बराबर दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, और डी बराबर जो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर बराबर d/2 होता है, यानी कि 14/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आर आ गया हमारे पास। और हमें ऊंचाई दिया है, यानी कि एच बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एच बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। अब इस बेलन का व्यास, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग बताना है। तो अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h होता है ना। अब देखिए यहाँ मान पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7, आर की जगह क्या लेंगे 7, ठीक है, और एच की जगह क्या लेंगे 2, प्लस उसी तरह 2 इंटू 22/7, आर की जगह 7 लेंगे, और देखिए यहाँ 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसी को हमें सॉल्व करना है। 7 से इसको कटा दिए तो कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 आ गया, इन तीनों को गुना करने पर। और ऊपर में जब गुना करेंगे 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 अगुने 9 करना पड़ेगा, ठीक है, 44 अगुने 9। यहाँ देखिए जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए 88 अब प्लस क्या लिखेंगे 9 चौके 36, 9 चौके 36 है और 3 39, 396 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 हो जाएगा, 9 और 17, 17 और 1 18, 3 और 1 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यह फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बेलन का, और ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू r प्लस एच, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2πrh होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि √8 रूट और 21 का चतुर्थ अनुपाती, एक दिया है √6 दिया है, √8 दिया है और √21 का हमें चतुर्थ अनुपाती यानी कि इसका मान पूछ रहा है। देखिए इसका जो जैसे हम बनाएंगे इसको क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों का अनुपात √6 और बटे में √8, ठीक है। अब बराबर में जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो √21 और बटे में x, इसका वैल्यू निकालना है तो इसे हम x मान लिए। अब ये सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर रूट में लिखेंगे 21 इंटू 8, ठीक है, अब बटे में 6 इतना लिखेंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए, अगर 2 से इसको कटाते हैं तो 3 और 2 से इसको कटाते हैं तो 4, 3 से इसको कटाएंगे तो 7, यहाँ देखिए यहाँ 7 बचा, 3 7 21, 4 का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे 4 को तो 2 प्राप्त होगा और 7 अंदर रूट में है तो 7 का तो कोई मतलब 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको 7 को रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा चतुर्थ अनुपाती 2√7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 2√7 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 1 मिनट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है और बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। एक देखिए समझिए, ए जो पेंटिंग को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, बी उस पेंटिंग को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और सी उस पेंटिंग को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं। ए पहले दिन अकेले पेंटिंग शुरू करता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहले 12, 8 और 10 का हम एलसीएम देखेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12, 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। 120 से ये तीनों कट जाएगा, 12 दहिया 120, 15 8 120 और 10 से 12 मिनट में कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ए अकेले आया, पहले दिन काम किया तो कितना कार्य किया होगा, 10 कार्य किया होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे दिन आए ये तीनों लोग एक साथ आए, क्योंकि बी और सी एक साथ एकांतर दिन पर इसकी सहायता कर रहे हैं, यानी कि दूसरे दिन कितना काम हुआ होगा, तो 15 12 27 और 10 37 कार्य हुआ। यानी कि 2 दिन में टोटल हमारा कार्य कितना हो गया, 37 और 10 47 कार्य हो गया। देखिए एक दिन तो अकेले ए आया, फिर अगले दिन जब आए, दूसरे दिन मतलब अगले दिन जब आए तो 37 कार्य हुआ, तीनों एक साथ कार्य किए, यानी कि 2 दिन में टोटल कार्य जो हुआ हमारा 47 कार्य हुआ। यहाँ अब अगर आप सोचिए 2 और 1 3 लिखे तो नहीं, मान लीजिए यहाँ भी तो एक ही दिन काम किए होंगे, यहाँ अगले दिन जब आए तो एक दिन यहाँ भी कार्य किए, जो तीनों साथ में कार्य किए, यानी कि 2 दिन में टोटल 47 कार्य हुआ। हमें कार्य कितना करना है, तो कहिएगा कि 120 कार्य कर रहा है, तो 47 दूनी कितना होता है, 94। तो दिन में भी हम 2 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल 4 दिन में जो है 94 कार्य हो गया, ठीक है। 4 दिन में 94 कार्य हो गया। अगले दिन 5वें दिन ए अकेले आया होगा, 5वें दिन आया होगा, तो देखिए जब 5वें दिन आया होगा ए तो कितना कार्य किया होगा, 10 कार्य किया होगा। यानी कि यहाँ समझिए 5 दिन में टोटल कार्य कितना हो गया, 104 कार्य हो गया। 104 कार्य हो गया ना। अब 120 कार्य में से 104 कार्य हो चुका है, तो हमारे पास कार्य बचा कितना, तो 16 कार्य बचा है। लेकिन अगले दिन तीनों एक साथ आए होंगे, मतलब ए के आने के अगले दिन तीनों एक साथ कार्य करने आए होंगे, यानी कि कितना 37 के एब्सेंसी से 16 कार्य को करेंगे। अब पहले से जो है 5 दिन कार्य हो चुका था, यानी कि टोटल जो कार्य समाप्त होगा 5×16/37 दिन में समाप्त होगा। तो देखिए 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है। अब इसे हमें कटाने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, खुद से तो बना नहीं है। तो जब हमें 5 प्राप्त हो गया तो उसका जो अगला आंसर हो जाएगा 5.4 ही होगा, क्योंकि इसमें जो है ये 1 से तो कम ही ना है, इसमें तो भाग करने पर 1 से कम आएगा, तो 5 में पॉइंट ही कुछ जुटेगा, तो 5.4 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी अब जब 16 में 37 से भाग दीजिएगा तो 0.4 के आसपास आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। जब हमारा 5 प्राप्त हो गया तो 5 से अगला एक ही ऑप्शन में है 5 वाला, तो हम उसे लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, x थी। उसमें हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि 103 के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। 103/100, अगले वर्ष भी 103/100 हुआ होगा, तो जनसंख्या कितनी हो गई 21,218। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में, जो अंकित सर का बुक है SSGD का, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर टोटल कवर किया गया है। तो इस
ये क्वेश्चन दिया गया था तो वहाँ भी हम इसे सॉल्व करा दिए, तो यहाँ भी समझ लीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। और जब 103 में इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 103 दूनी 206, हाथ में लगा 6 1 8, फिर जीरो बैठेंगे, 103 छक्का 218, फिर 103 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर टोटल जो प्राप्त होगा 2 वर्ष पहले जनसंख्या हो जाएगी 2 पर 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, यानी कि 20,000 जो हो जाएगी 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या होगी 20,000। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक व्यक्ति की आय में 95,000 रुपये है, ठीक है, और उसका व्यय 75,000, मतलब इस एक व्यक्ति का आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए समझिए, जो आय होता है हमारा, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यही होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आय आपका कैसे आकलन में आएगा, जितना आपने खर्च किया और जितना आपने बचाया है वही आपका आय होगा। ये भी क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर में था तो इसे भी हमने बता दिया। देखिए समझिए, 95,000 रुपये उसका आय है, ठीक है, 95,000 आय है, 75,000 रुपये उसने व्यय किया यानी कि खर्च किया, तो उसके पास अब बचा कितना होगा, तो 95 में से 75 गया तो 20,000 रुपये बचा होगा, ठीक है, 20,000 रुपये बचा होगा। अब देखिए समझिए, यदि उसके आय में 18% की वृद्धि हो गई, यानी कि इसमें प्लस 18% की वृद्धि हो गई, तो 18% की कितना हो जाएगा, 18 5 90, 18 9 162, 18 9 162, 162 और 9 कितना होता है 171, यानी कि 17,100 रुपये की वृद्धि हो गई आय में। और व्यय में 12% की वृद्धि होगी। देखिए व्यय में जब 12% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 या 6 90, 90 यानी कि 9,000 रुपये की वृद्धि हो गई। तो उसका अगर ये देखा जाए बचत, तो अगर आय देखिए 17,100 रुपये बढ़ा है और व्यय जो है उसका 9,000 रुपये बढ़ा है, तो बचत कुछ बचत होगा क्योंकि 17,100 और ज़्यादा कमाने लगा और मात्र 9,000 रुपये ही खर्चा कर रहे हैं, इनके और रुपया बचा रहा है, कितना बचा रहा है, तो 8100 रुपये, 9 8 17, 8100 रुपये बचा रहा है, ठीक है। इसी 8100 को बताना है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि 8100 जो है 20,000 का कितना परसेंट है, 20,000 का कितना परसेंट है, 100 से गुना करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, जब 81 में 2 से भाग देंगे तो 40 दूनी 80, 40.5% का जो है उसके बचत में वृद्धि होगी, यानी कि परसेंट सेविंग में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 40.5% की, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आय बराबर आप ध्यान में रखिएगा, आय बराबर जो होता है व्यय प्लस बचत होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए एसपी कर रहा है क्या, 2832 रुपये में, 2832 रुपये में, और मेज का हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीपी हमेशा हमारा 100% पर होता है, ठीक है, और एसपी के समय उसका क्या हो रहा है, 18% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना एसपी के समय, तो सीपी में ही देखिए ये प्रॉफिट कितना हो रहा है 18% का, यहाँ से अगर हम एसपी निकालें तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, यानी कि 118% का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 2832 होगा, 118% का वैल्यू। तो हमसे पूछ रहा है, देखिए एक सेकंड रुकिए, 118% जो हो जाएगा, देखिए सीपी पर हमारा 100% पर होता है सीपी, उस पर 18% प्रॉफिट हो, यानी कि 118% पर वो बेचा है, 2832 रुपये में बेचा है, 118% किसके बराबर है, तो 2832 के। तो हमसे मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। जब 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2832 इस किस पर बेचा है, 118% पर, और गुना 100, हमें क्रय मूल्य बताना है। देखिए कटाइए, जब हम कटाएंगे तो इसको 59 से कटाएंगे, 59 दूनी 118, ठीक है, और इसको देंगे तो 50। अब 59 से इसमें भाग दीजिए, भाग देकर देखते हैं, 59 में हमें भाग देना है 2832 से, समझिए 59 में हमें भाग देना है किससे, 2832 में, भाग देकर देखते हैं, तो 59 पाँचे अगर ले जाएंगे, 5 से 250 और 9 पचे 45, ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लेकर देखते हैं, जब 4 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है, 4 पचे 20, 20 और 3 कितना होता है 23, 20 और 3 23, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 47 472। अब इकाई अंक हमारा 2 है, यहाँ इकाई अंक 9 है, तो 8 से ले जाएंगे तो हमारा हो सकता है, तो 8 से ले जाकर देखते हैं, तो 8 9 72, 8 पंजे 40, 40 और 7 47, पूरा कट गया हमारा, यानी कि 472 किससे, 59 8 कितना होता है 472, यानी कि ये पूरा कट जाएगा किससे, तो 48 से कट जाएगा। अब हमें 48 से 5 में गुना करना है, तो 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, 5 8 40, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 2400 रुपया जो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, 2400 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। इस क्वेश्चन को आप समझ में आ चुका होगा। देखिए
हमारा जो 2832 दिया था वो 118% का वैल्यू दिया था, क्योंकि 18% का लाभ भी कमा रहा है तो हमसे 100% यानी कि सीपी पूछा है, तो सीपी हमेशा हमारा 100% पर होता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2832 बटे 118 गुने 100। जब इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये हमारा सीपी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, समझिए इसमें क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 रुपये की राशि 1,17,128 रुपया हो जाएगी। देखिए समझिए, यहाँ जब हमारा एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन यानी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। हमसे यही टाइम पूछ रहा है टाइम, तो देखिए अमाउंट कितना दिया है 1,17,128 रुपये, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल को इधर लाएं तो नीचे में चला जाएगा, इनके 80,000 रुपये प्रिंसिपल है। अब प्लस इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, तो R को क्या लिखेंगे 10 और 10 बटे में 100 के पावर T हमें निकालना है। 10 इसे कटा दिए तो 10, यानी कि टोटल जो हमारा हुआ यहाँ पर, अगर इसे हम 8 से कटा कर देखते हैं 8 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई 128 है और यहाँ 8 से कटेगा 8 एकम 8, ठीक है। 3 7 8 चौके 32, 5 1 8 छः 48, 3 2 8 चौके 32, 8 एकम 8, और फिर 8 से इसको कटाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा 11 बटे में 10 के पावर T है। अब इसे हमें देख कर पता चल रहा है कि 10 के पावर अगर हम 4 करेंगे तो 10,000 आ सकता है। जब 10 के पावर 4 करेंगे तो 10 के पावर 4 आ सकता है। उसी तरह जब 11 के पावर 4 करेंगे तो 14,641 ही आएगा, यानी कि ये टोटल जो है 11 बटे में 10 के पावर 4 के बराबर है। बराबर जो है 11 बटे में 10 के पावर T के बराबर हो जाएगा, यानी कि जब बेस हमारा बराबर है तो पावर अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा 4 ईयर्स। 4 ईयर्स ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। अब आपको समझाते हैं। अगर देखिए नीचे वाले हमें वैल्यू पता था ना कि 10 के पावर 4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो उसी तरह 11 के पावर जब 4 करेंगे तो 14,641 आएगा कि नहीं, आप इसे गुना करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए समझिए, अगर 11 का क्यूब आपको याद है, 11 का अगर आपको क्यूब याद है तो कितना होता है 1331। अब इसमें भी 11 से गुना करना है क्योंकि 4 11 लेना है, तो 11 से गुना करने का रूल क्या होता है, इकाइयों को लिखेंगे, अगले वाले के साथ जुड़ेंगे 3 और 1 4, फिर अगले वाले के साथ जुड़ेंगे 3 और 3 6, फिर अगले वाले के साथ जुड़ेंगे 3 और 1 4 और 1, यानी कि 14,641 जो कि इसके बराबर आ गया, यानी कि 11 बटा 10 के पावर 4 करेंगे तो हमारा जो 14,641 बटे में 10,000 आ जाएगा। तो T बराबर क्या आ जाएगा 4 साल, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजती है। देखिए समझिए, इसमें एलसीएम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब इस प्रकार क्वेश्चन है तो आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या है 18 है, 24 है और क्या है 36 है, सॉरी एक 12 है, 12 यहाँ लिख देते हैं, 12 से स्टार्ट है तो 12 यहाँ लिख दिया होगा, छूट गया था, ठीक है। 12 है, 18 है, 24 है, 36 है और 45 है, यही 5 घंटियाँ हैं, ठीक है। अब बड़े वाले को पहले पकड़ते हैं, तो बड़े वाले को जब पकड़ेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 यानी 9 5 45। अब हमें इस 36 को कटाना है तो 4 से गुणा कर देंगे तो 36 कट जाएगा, ठीक है। अब 24 को कटाना है तो 3 चौके 12, देखिए इसमें 3 है ना, 3 चौके 12, एक 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 24 कट जाएगा। अब देखिए जब 36 कटा है तो 36 के अंदर ही 18 होगा तो 18 तो कट जाएगा, और जब 24 कटा है तो 24 के अंदर ही 12 है तो हमारा 24 भी इसमें कट जाएगा, यानी कि टोटल जो हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ, यही हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 चौके 360, 360 सेकंड के बाद जो है घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो हमें 360 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो 60 से भाग दे देंगे, हमारा मिनट प्राप्त हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट बाद जो है घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो एक बार 9 बजे सुबह में बज रही है तो अगले बार 9:06 पर बजेगी। 9:06 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। तो इसमें केवल एलसीएम निकाल देना था और एलसीएम निकालने का ये मेथड बहुत बढ़िया है। सब बड़े वाले को पकड़िए और सभी को एक के साथ कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 मिनट के बाद बजेंगे, यानी कि 9:06 पर अगली बार बजेगी, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धा आश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन क्या है। समझिए,
ए का मान लीजिए वेतन है 100 रुपया, 100 रुपये में 45 रुपये यानी कि 45% कितना हो गया, 45 रुपये उसने खर्च कर दिया भोजन पर, और 5% जो है किस पर खर्च कर दिया, वृद्धा आश्रम पर, यानी कि 5 रुपये खर्च कर दिया। टोटल खर्च कितना कर दिया, 50 रुपये। अब उसके पास बचा कितना, 100 में से 50 खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 50 रुपये, ठीक है। अब जो 50 रुपये बच रहा है, यदि वो 28,500 रुपये भोजन और वृद्धा आश्रम पर खर्च किया, यानी कि 50 का वैल्यू कितना दिया है, 28,500 रुपया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ए का वेतन कितना है। जब 50 का वैल्यू 28,500 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमसे 100 का वैल्यू पूछा है, तो 50 में हम इससे जाने के लिए 2 गुना करेंगे ना, तो रुपये में भी हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 50 का वैल्यू जब 28,500 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, 28 दूनी 56 और 1 57,000, यानी कि 57,000 रुपये जो हो जाएगा उसका पेमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ये क्वेश्चन तो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ईजी ही है, ठीक है। और आगे आगे जब हम परसेंटेज के चैप्टर को बना रहे थे उस बुक से, तो उसमें जो परसेंटेज का क्वेश्चन था, आगे में एसएससी जीडी में ही बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन और बहुत लेवल का क्वेश्चन दिया है। तो आप इसे जरूर पूरे टेस्ट को एक बार लगा कर चाहिएगा ही एग्जाम देने, तभी जाकर आपका मैथ में और अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास क्या करना, व्यास क्या है, देखिए समझिए। शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, यानी कि दोनों तरफ दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा, ठीक है, वॉल्यूम बराबर होगा। अगर हम शंकु का आयतन देखें तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसी तरह जब हम बेलन का आयतन देखें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ त्रिज्या तो अलग अलग है ना, ऊंचाई भी अलग अलग है और त्रिज्या भी अलग अलग है, तो हम किसी एक को R1 H1 मान लेते हैं, किसी एक को R2 H2 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये पाई से पाई तो कट जाएगा, क्योंकि पाई का मान यहाँ भी 22/7 होगा, यहाँ भी 22/7 होगा। अब देखिए समझिए, 1/3, यहाँ R1 का वैल्यू कितना दिया है, 9, 9 × 9, मतलब शंकु में क्या दिया है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ R2 का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि बेलन का व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने के लिए पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो R2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, R2 स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू दिया है बेलन में 45 सेंटीमीटर। अब कटा कर देखिए, 3 से जब इसको घटाए तो कितना हो गया, 3। अब देखिए 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 कट गया, यानी कि R2 का स्क्वायर बराबर कितना बचा, यहाँ केवल 9 बचा, तो R2 बराबर कितना हो गया, 3। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका त्रिज्या नहीं 3 सेंटीमीटर मारकर आप चले जाइए, तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन भी आसानी से गलती हो सकता है। तो आप उससे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमसे व्यास पूछा है, तो डी बराबर क्या होता है, 2r, यानी कि 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो 6 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम 13 क्वेश्चन तक बना दिए हैं। अब आगे के 7 क्वेश्चन को देखते हैं, टोटल इसमें 20 सवाल रहते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम इसे सबमिट इसीलिए करते हैं कि आपको समझा कर बढ़िया से बताएं, क्योंकि वहाँ 20 मिनट के अंदर समझा कर बताना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि ये दिया है हमारा गति किलोमीटर पर आवर में और दूरी दिया है किलोमीटर में, तो हमसे औसत गति पूछा है। देखिए जब औसत गति पूछ रहा है, औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी और बटे में कुल समय, यही होता है। तो हमें देखिए समय अगर निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो होता है हमारा दूरी और बटे में चाल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कुल दूरी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी दिया था, सबको जोड़ देंगे, लेकिन टाइम निकालने के लिए कुल दूरी पहले हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें टोटल एवरेज स्पीड ही निकालना है, ठीक है, स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो देखिए जोड़िए, 20 है, ठीक, 15 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 24 है, और अगर हम टाइम अगर यहाँ से निकालें तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे, दूरी और बटे में चाल। 20 किलोमीटर जाने में वो किस चाल से चल रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। फिर उसी तरह 15 किलोमीटर जाने में वो 3 के स्पीड से चल रहा है। फिर 10 किलोमीटर जाने में 2 के स्पीड से चल रहा है, और 24 किलोमीटर जाने में वो 4 के स्पीड से चल रहा है। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया। अब जोड़िए, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और 4 49 और 20, 49 और 20 कितना होता है, 69। ऊपर में आ गया 69, नीचे में करिए तो यहाँ 5 के 20, ठीक है, 3 5 15, 2 5 10 और 4 6 24। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 69 बटे क्या लिखेंगे, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, ठीक है, 20 लिख देंगे। अब देखिए 69 में हमें 20 से भाग देना है, तभी जाकर हम पॉइंट में आंसर है, तो पॉइंट में आंसर आएगा। उससे भी देखिए हम आपको बता रहे हैं, 2 में 69 से भाग दीजिए। जब 2 में हम 69 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में जब 34 दूनी 68 होता है, 34.5 आ जाएगा, और नीचे में 10 आ जाएगा। अब 10 को भी भाग देना है इससे, तो 1 पॉइंट और बढ़ाकर लिख देंगे, 3.45 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उनका एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा डायग्राम दिया था, इसमें से हमारा स्पीड दे दिया था और दूरी दिया था, तो टोटल हमें
औसत गति निकालना था, जो कि कुल दूरी है बटे कुल समय होगा। तो यहाँ से हम जो यहाँ से हम टाइम निकाल लिए हैं, टोटल टाइम आ गया हमारा 20 घंटा और टोटल दूरी है 69 किलोमीटर। जब 69 में 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.45, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिव्या ने 3.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए सीपी है कार का कितना, अगर क्रयमूल्य देखा जाए तो 3,50,000 रुपया है, ठीक है। और एसपी कितना है, तो एसपी देखा जाए तो 4,35,000, यानी कि समझिए, यानी कि 3,50,000 रुपये कार खरीद कर लाई और 4,35,000 रुपये में बेच दी, तो चालाक तो है, यानी कि प्रॉफिट तो हुई है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ यही हमें परसेंटेज में बताना है। तो देखिए 4,35,000 में से 3,50,000 कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा कि कितना ज़्यादा है, 350 इधर 85,000 ज़्यादा है। जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 50 और 30 80 है। देखिए इससे सीधे यहाँ बढ़ जाइए, अगर 50,000 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, और 35,000 दे देंगे तो 50 और 35 कितना हो जाएगा, 85,000 रुपये का लाभ कमाई है। किस पर लाभ होता है, हमेशा सीपी पर लाभ होता है। 3,50,000 पर लाभ कमाई है, ठीक है। और गुना परसेंट बताने के लिए 100 से भाग देंगे, दो गुना करेंगे, सॉरी 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, फिर यहाँ 2 जीरो से इस 2 जीरो को लेगा, 5 से देखिए 5 से जब इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 17 5 85 170 हो जाएगा। 170 बटे में 17, यहाँ भी पॉइंट बताना है। तो 170 बटे में 17 क्या लिख 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 जीरो, 7 चौक 28, यानी कि 24 दशमलव समथिंग आएगा। तो 24 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में 24.3%, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 170 में जब 7 से भाग देंगे तो 24.3% के जो 24.3% का प्रॉफिट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को हम इजी ही कहेंगे, क्योंकि जो सीपी दे दिया था, एसपी दे दिया था, केवल हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना था। केवल यहाँ देखिए जो डिजिट दिया था हमारा बड़ा दिया था, तो उससे बड़ा से घबराना नहीं है, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5x माइनस 2y, ठीक है, 5x माइनस 2y अब बटे में जो है x माइनस का 2y है, बराबर किसके है, तो 9 अब बटे में 17 के। तो हमसे पूछ रहा है कि 9x बटे 13y का, पहले x और y का रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। 17 में जब इससे गुना करेंगे तो 17 पंजे 85x माइनस 17 दूनी 34y, बराबर किसके हो जाएगा, तो 9x माइनस के 18y के। यहाँ x को एक तरफ करते हैं, तो 85 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 76 हो जाएगा। 76x बराबर जब इसको देखिए यहाँ y हो जाएगा, यहाँ माइनस 18y है, अब प्लस इधर माइनस जो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 34y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 76x बराबर किसके हो जाएगा, तो जब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जब हम 34 में से 18 को घटाएंगे, 34 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 16 बचेगा, 16y बचेगा, ठीक है, 16y बचेगा। यानी कि 4 से इसको घटाएंगे तो 19, 4 से इसको घटाएंगे तो 4, यानी कि x रेशियो y जो हो जाएगा 4 रेशियो 19 हो जाएगा हमारा। तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9x अपॉन 13y का मान हमसे पूछ रहा है। तो 9 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 4, अब बटे में 13 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे तो 19, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी से कटेगा नहीं, तो 9 चौके 36, अब बटे में 19 में 13 से गुना करना है, तो 19 दिया 57, हाथ में लगा 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24, यानी कि 236 बटा 247 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 36 बटा 247 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। पहले इससे हम x और y का रेशियो निकाल लिए, जो कि हमारा 4:19 आया। जब 4:19 आ गया तो x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 19 रखकर जब हम बनाएंगे तो हमारा 9x/13y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 36/247, जो कि ऑप्शन सी में दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या करा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें क्वेश्चन में आप बहुत गलती कर सकते हैं। पहले देखिए 5 घंटे में अगर 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितना उसका स्पीड है, तो स्पीड कहिएगा कि 240 बटे में 5 है। हम इसे आप दूसरे मेथड से ही बताएंगे आपको। 5 घंटे में जब 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। अब इस स्पीड से वो आधी गति से यात्रा करती है, यानी कि 60 की स्पीड से चलती है। तो जब 60 की स्पीड से चलेगी, 60 की जब स्पीड से चलेगी तो 240 किलोमीटर को चलने में कितना देर लगेगा, तो 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, 4 घंटा का टाइम, सॉरी कहीं गलती हो रहा है। देखिए 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो यहाँ 120 थोड़ी हो जाएगा, सॉरी यहाँ 120 नहीं होगा, 5 से इसको कटाइए, तो 5 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 बचे 40 बचे 248 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी कि अब जब इसके
आधे स्पीड से तय करेगी, 48 किलोमीटर पर आवर के आधे स्पीड कितना हो जाएगा, यानी कि इसी 240 किलोमीटर को जो है 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 घंटे में तय करेगी। तो अगर हम 10 घंटे मारते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले लगता था 5 घंटा, तो इससे कितना अधिक अब लग रहा है, तो 5 घंटा और अधिक लग रहा है। तो हमसे पूछा है कितना अधिक समय लगेगा, तो पहले से 5 घंटा और अधिक लगेगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जब हम 5 घंटा टाइम लग रहा है 240 किलोमीटर जाने में, जब हम स्पीड को हम आधा करते हैं, जब हम स्पीड को आधा करेंगे तो टाइम हमारा दुगना लग जाएगा। जब हम स्पीड को आधा करेंगे, अब इस बात को सुनिएगा, जब हम स्पीड को आधा करेंगे तो टाइम हमारा दुगना लग जाएगा, यानी टाइम जो है अब 10 घंटा लगेगा। तो पहले 5 घंटा लगता था, उससे 5 घंटा और अधिक लगने लगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा हमारा 5 घंटा होगा। 5 घंटा आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले 5 घंटा लगता था, तो उससे 5 घंटा और अधिक लगने लगेगा, यानी कि 5 घंटा ही हमारा आंसर होगा। अगर आप 10 घंटा को मार कर आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदी। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य में अंतर क्या है। देखिए 40 अगर पेंसिल का मूल्य देखा जाए, 40 पेंसिल का अगर मूल्य देखा जाए तो कितना है 180 रुपये। तो यहाँ से जब एक पेंसिल का मूल्य निकाले तो कितना हो जाएगा 180 बटे में 40, ठीक है। अब इसे पॉइंट में बताते हैं, 0 0 से कट गया, 4 से इसको कटेंगे, देखिए 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, यानी कि 4.5 रुपया हो जाएगा। 4.5 रुपया हो गया क्या, एक पेंसिल की कीमत। उसी तरह 2 दर्जन को हम क्या लिख सकते हैं 24, 2 दर्जन मतलब 24 पेन जब खरीद रहा है तो कितना में खरीद रहा है, तो 180 रुपया में ही खरीद रहा है। तो यहाँ से एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 180 बटे में 24, 180 बटे में 24। अब इसे कटाइए, जब इसे 4 से कटाएंगे तो 6 और 4 से इसको कटाएंगे तो 45 हो जाएगा। 3 से इसको कटाइए तो 15 और 3 से इसको कटाएंगे तो 2, यानी कि दोनों के 15 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 रुपया। एक पेन की कीमत आ गई 7.5 रुपया और एक पेंसिल की कीमत कितनी थी 4.5 रुपया। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7.5 और माइनस 4.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रुपया। 3 रुपया दोनों, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत के बीच जो है 3 रुपये का अंतर है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी कहेंगे इसको, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 2 सवाल हैं, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपने स्वयं से और 1 से कटे, मतलब स्वयं से जो संख्या होती है स्वयं से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो हमारा पहला अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और एकमात्र सम संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखिए कि 2 जो होती है अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब 40 और 50 के बीच कर रहा है तो 41 एक हो जाएगी, जो 1 और 41 से कटेगी। उसके बाद 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 के बाद 44 नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा क्योंकि 15 से भी कटता है, 45 नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 हो सकता है, ठीक है। 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा क्योंकि 7 से कटता है। बस यही 3 संख्या हो जाएगी, 41, 43 और 47 ही ऐसी अभाज्य संख्या होगी 40 और 50 के बीच, मतलब 40 और 50 के बीच 41, 43 और 47, यानी कि टोटल 3 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कर रहा है कि एक डीलर जो है 72,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% की छूट देता है और उसे 10% हानि हुई, ठीक है। वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देना चाहिए। देखिए समझिए क्वेश्चन को, फिर उसी पर बनाते हैं एमपी और सीपी के रिलेशन पर, जो कि होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अनुपात में होता है 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ देखिए उसे लॉस हो रहा है, यानी कि माइनस का साइन लेंगे, तो 100 में 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 पर बेच रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, 0 से 0 कट गया। अंकित मूल्य कितना है, तो 9 का वैल्यू दिया है 72,000 रुपये, ठीक है। 9 का वैल्यू जब 72,000 रुपया है तो हमारा 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 8 है 72, तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे तो 8 ही 8 64,000 रुपया हमें प्राप्त हो गया सीपी जब 64,000 प्राप्त हो गया तो हमें इसे 440 रुपये का लाभ कमाना है। तो एसपी हमारा क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए 64,000 में खरीद कर लाए हैं और 440 रुपये का लाभ कमाना हम चाह रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे 64,440 रुपये में बेचेंगे, यहीं बेचेंगे ना। अब हमसे पूछ रहा है कि 72,000 के एमपी पर 64,440 रुपये में बेचने के लिए कितना का छूट देना पड़ेगा। तो देखिए कितना का छूट देना पड़ेगा, देखिए कोई अंकित मूल्य कितना है 72,000 रुपया, उसको बेचना है 64,440 में, तो कितना का छूट देना पड़ेगा, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, ठीक है। यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ क्या बचा
यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा 71, 71 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, 7560 रुपये की छूट देना पड़ेगा किस पर, 72,000 पर। और गुना परसेंट में बताने के लिए कितना, परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यही हमारा जो हो जाएगा परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो से इसको भी कटा देते हैं। अब देखिए कटा कर जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 भागा 756 करना है, इसको हम यहाँ कटाते हैं। देखिए यहाँ समझिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ 756 है और नीचे में कितना है 72 है। जब इसे कटाएंगे 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा तो 8 मिनट में, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 8 72, 9 चौके 36, 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो 21, यानी कि 21 बटे में 2 को क्या लिख सकते हैं 10.5%। 10.5% का जो है हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था। एमपी और सीपी के रिलेशन से जब हम सीपी निकाल लिए तो हमारा प्राप्त हुआ 64,000 रुपया। अब बोला है कि 440 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि एसपी करना है हमें 64,440 रुपये में बेचेंगे तभी 440 रुपये का लाभ कमाएंगे। तो अब बोला है कि 72,000 रुपये के सामान को 64,440 रुपये में बेचने के लिए कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 7560 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा किस पर, 72,000 पर। और परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 10.5%। 10.5% ऑप्शन ए में दिया था। तो ये हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अगर देखिए 20 क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी काउंट कीजिएगा, उसे हम आगे क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको बोल रहे हैं कि वो जो अंकित सर का न्यू बुक है एसएसजीडी का, उसे भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपको कैसा लगा इसे भी बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।